Good morning, everyone. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अनिल. गुड मॉर्निंग राकेश. गुड मॉर्निंग. और बताएं कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग कृत्यानंद. कुणाल हो गया. मैम मुखर्जी नगर में कितने कोचिंग सेंटर है? जितनी मुझे काउंटिंग नहीं आती ना, उससे ज्यादा कोचिंग सेंटर है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग परी. गुड मॉर्निंग सुखराज. और बताइए कैसे हैं आप लोग? मैम वेदर का फुल एंजॉय. वेदर तो दिल्ली का कभी अच्छे नहीं होता, तो एंजॉय क्या करेंगे. राकेश ले लिया आपका नाम. राहुल गुप्ता आप क्या बोल रहे हो? ओ माय गॉड. लेमन टी है? नहीं, मुझे लेमन टी नहीं अच्छी लगती. मैं मिल्क टी पीती हूँ. गुड मॉर्निंग सुरेश. गुड मॉर्निंग सौरभ. अनिल. अनिल साउंड ओके है, आप अपना चेक कीजिए अपनी साइड से. ओके वीरेंद्र, आपने साइंस स्पेशल 4 में भी एडमिशन लिया है. ओके मैम मैं नेपाल से हूँ. अच्छा, चलो बहुत अच्छा है. तो जब आप नेपाल से आए तो नेपाल की मिठाई लेकर आए हमारे लिए. फुलरीन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. किसने पूछा है? मनीष कुमार. थैंक यू वेरी मच. वैसे मैं कोई बेस्ट फैकल्टी नहीं हूँ. अगर आपको लगता है कि मैं बेस्ट फैकल्टी हूँ तो फिर थैंक यू वेरी मच. परी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अच्छा हाँ, मुखर्जी नगर में बहुत कोचिंग है बेटा. तुम लोग यहाँ मत आना. आओगे तो यहाँ के माया जाल में फंस जाओगे. यहाँ ना रहने का माहौल है, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का. आज ही मॉर्निंग में मुझे एक बच्चा फेसबुक पे मैसेज कर रहा था कि मैम मुझे आपका साइंस स्पेशल ऑफलाइन पढ़ना है. तो मैंने उसको बोला बेटा घर बैठ के पढ़ो आराम से, आने की ज़रूरत नहीं है. मैम मैं कर्नाटका से हूँ. अरे वाह, मैंने भी लिया है मैम साइंस स्पेशल 4 एंड मैथ्स में भी. ओके बहुत अच्छा है. मैम ऐप में डाउनलोड का ऑप्शन दो. यार आप लोग अनवांटेड डिमांड क्यों करते हो? आई डोंट नो. डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ सकता, फिर एप्लीकेशन का मतलब ही क्या हुआ? ये कोई यूट्यूब थोड़ी ना है. बोरोन नाइट्राइड के बारे में क्या बताऊं? मैंने कहा था विदाउट कार्बन ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है. वीडियो कब तक रहेंगी फोन में? जब आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट तरीके से बायो केमिस्ट्री फिजिक्स हो जाएगा, देन आपके 1.5 महीने तक आपकी क्लासेस रहेंगी. ये आप लोग अनवांटेड डिमांड मत किया करो कि मैम डाउनलोड का ऑप्शन दे दो, ये कर दो, वो कर दो. ये नहीं है पॉसिबल. टेक्निकल टीम हमारी नहीं कर सकती ये सारी चीज़ें. मैं कोटा से हूँ. अरे वाह, मैं भी कोटा रही हूँ 4 से 5 महीने. जब मैंने 12th पास आउट किया था तो मैं कोटा गई थी एलन में कोचिंग करने. देन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो मैं वापस आ गई थी. मैम लास्ट रेलवे में 0.3 नंबर कम पड़ रहे हैं. हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 0.3 से रहे, 0.5 से रहे, तो इस बार नहीं रहना चाहिए, है ना. मैम ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? ग्रुप डी हो जाएगा, कोई डोंट वरी. हाँ रिवाइज बाद में कर लीजिएगा. जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो 1.5 महीने आपके पास रिवीजन के लिए तो है, आराम से रिवीजन कीजिए. सो दैट वी कैन वॉच योर क्लासेज ऑन लैपटॉप. लैपटॉप पे बहुत जल्दी क्लासेज आने वाली हैं, डोंट वरी. ये मान के चलो हमने बोला था कि
लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के तक हम ले आएंगे लैपटॉप पे क्लासेस। नहीं, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ पाएगा। डाउनलोड का ऑप्शन बेटा ये सारी आप ये नहीं हो पाएगा। मैम मैं छोटा शहर सासाराम से हूँ, ये कहाँ है बेटा? मुझे आइडिया नहीं है। मोबाइल में बोर हो जाते हैं, लैपटॉप में बहुत जल्दी आएगा ऐप, डोंट वरी, हमें पता है। अगर आपकी जगह मैं भी स्टूडेंट होती तो मुझे भी मेरी आईज़ में प्रॉब्लम हो जाती, बहुत ज़्यादा दर्द होता मुझे भी। तो अब थोड़ी दिन में थोड़ा सा टाइम और दो यार, थोड़ा सा टाइम और दो। 8-10 दिन में हम लोग ला रहे हैं VLC की एक ऐप ला रहे हैं, थोड़ा जल्दी। मैम कोटा में अच्छी सुविधा नहीं है। नहीं, कोटा में अच्छी सुविधा नहीं है। मैम जो लेट से ज्वाइन किया है उसके लिए टाइमिंग मिलेगा? यस, लेट से कितना लेट ज्वाइन किया है आपने? अभी आपके पास डेट 2 से 2.25 महीने हैं। अब इतने दिनों में नहीं पढ़े तो वो बच्चा कब पढ़ेगा फिर? मैम आई एम फ्रॉम रांची एंड इफ समवन आस्किंग फॉर बेस्ट कोचिंग आई एम सजेस्ट टाइम्स कोचिंग द बेस्ट कोचिंग। थैंक यू वेरी मच मनीष, थैंक यू वेरी मच। टाइम्स का इतना मतलब आप लोग इतना सजेस्ट करने के लिए, बच्चे सजेस्ट कर रहे हैं, इससे खुशी की बात क्या होगी हमारे लिए? चलो अब पढ़ाई करें, बहुत हो गया। थैंक यू मैम। ओके, कोर्स कंप्लीट होने के बाद वीडियो बंद हो जाएंगी? नहीं होंगी। कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1.5 महीने तक आपके पास वीडियो सेव रहेंगी। मैम कोर्स कितने दिन में होगा? जितने दिन टीचर्स पढ़ाएंगे तब तक आप पढ़ते जाएंगे, तब तक कोर्स चलता जाएगा। अच्छा, बिहार से हैं, ओके ओके, कृतानंद मैं समझ गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैम प्लीज़ सपोर्टेड टीम को बोलिए कि प्लीज़ रिप्लाई कर दिया करें। क्या रिप्लाई नहीं किया आपका? अभी हमारी जो इंक्वायरी वाली लड़कियां हैं या लड़के हैं, जो भी हमारे टेलीकॉलर्स हैं, वो 10 बजे से पहले नहीं आते हैं, 10 बजे आते हैं बच्चा। अच्छा, बोर्ड पर डेट लिख दिया करें ताकि लाइव के बारे में कोई ना पूछेगा, ये अच्छा आइडिया है। तो मैं आज के बाद डेट लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज डेट क्या है? मैम आपके बोलने से हम नोट्स सेंड किए और बोले कि कोई और चैप्टर का नोट्स चाहिए तो बोलिएगा। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मैम। अच्छा, किसको दिया था? कुमार हर्ष, आपने किसको नोट्स दिए थे? मैम साइंस पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा चलो, और मुझे पढ़ाने में आता है। मैं भागलपुर से हूँ। ओके कृत्यानंद कुणाल, मैं कोई बेस्ट टीचर नहीं हूँ, बस ये आप लोगों का प्यार है जो पता नहीं क्यों लोग आप लोगों को लगता है कि बेस्ट है। मैम लैपटॉप में क्लास लाइए, ऑलरेडी मैंने बोल दिया है आपको कि लैपटॉप में बहुत जल्दी क्लास ला रहे हैं, बहुत जल्दी आएगा। मैम बायो में रेस्पिरेटरी सिस्टम का वीडियो डिलीट है। ओके मैं अभी चेक कर लेती हूँ, डोंट वरी, मैं चेक कर लूँगी, ठीक है। नालंदा से हैं मैम, आप कभी भागलपुर आइए। बिल्कुल आऊँगी, जब आप बुलाएंगे, आपका सिलेक्शन होगा तो बिल्कुल आएंगे हम लोग, है ना। चलो, तो आज डेट क्या है? आज 26 है या 27 है? क्या डेट है आज? ओके 26 सितंबर। तो एक बच्चे ने अच्छा आइडिया दिया है मुझे कि मैम आप डेट लिख दिया करें। अब मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि ये लाइव क्लास है क्या, है ना। अब पूछा तो मैं मारूंगी एक एक को पकड़ के। चलो मैम, मैं नालंदा से हूँ। बहुत अच्छा, व्हाट्सअप किया नोट्स? किसको किया? मुझे तो नहीं किया होगा, आई थिंक मैनेजमेंट को किया है, तो मैं आज पूछ लूँगी, ठीक है। मैम डाउट क्वेश्चंस भेजा है व्हाट्सएप पर। तो अनिल, मैनेजमेंट थोड़ी ना रिप्लाई करेगा डाउट क्वेश्चंस का यार, उनको थोड़ी ना आती है साइंस। तुम भी यार, मैं अपने आप देख लूँगी, सैटरडे संडे में डाउट देख लूँगी। अगर आप लोगों ने कुछ डाउट पूछे हैं तो वो मेरे को बाकी दिन टाइम नहीं मिल पाता है बच्चा इतना, क्योंकि बहुत दिन में 12-12 10-10 घंटे क्लास होती हैं। तो मैं बिल्कुल सैटरडे संडे देख लूँगी, ठीक है। बायो का नोट्स, ब्लड और डाइजेस्टिव सिस्टम के नोट्स, ओके। कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे नोट्स बना रहा है तो प्लीज़ वो मैनेजमेंट को नोट्स भेज दे, तो मेरे लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैं उसकी प्रूफ रीडिंग कर लूँगी। आजकल मैं थोड़ा सा ना एक MCQ की बुक भी लाने वाली हूँ बहुत जल्दी, बायोकेमिस्ट्री की, तो उस पर भी काम कर रही हूँ, तो टाइम मिल ही नहीं पाता है। सच बताऊँ मैं सुबह अब 8 से 9:30 क्लास लेकर आई हूँ ऑफलाइन में। रात को यहाँ से निकलते निकलते, स्टूडियो से निकलते निकलते 11 से 11:30 हो जाता है। रात को डिनर करते हैं 12-1 बज जाता है, और फिर वापस 7 बजे उठना। तो थोड़ा सा ऐसा हो रखा है ना। बट आप लोग अपने डाउट भेज दीजिए, कॉल मत किया करें आप टेलीकॉलर को कॉल करके अपने डाउट मत पूछें, क्योंकि वो कॉलिंग पे वो जवाब नहीं दे पाएंगे, और टीचर सारा दिन स्टूडियो में नहीं रहता है। तो आप प्लीज़ ये करें कि जो भी डाउट है वो आप ना उनको व्हाट्सअप कर दें, तो वो मैं सैटरडे संडे उनसे व्हाट्सअप ले लूँगी। मैंने उनको बोल दिया कि एक पेज पे नोट कर लिया करो आप डाउट, और फिर सैटरडे मुझे दे दिया करो, तो मैं संडे मंडे में देख लूँगी मैं, ठीक है। चलो इकबाल, थैंक यू वेरी मच, एंड आई टू। चलो, तो हम क्या पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में, याद दिलाइए थोड़ा सा, जल्दी बताइए क्या पढ़ रहे थे हम। नीरज कह रहे हैं संडे को भी लाइव दो। अच्छा नीरज, इंसान अपनी जिंदगी ना जिए क्या, संडे को भी क्लास लें मतलब हम?
अनवांटेड डिमांड आप ना करें तो अच्छा है। मैम आपका क्लास नहीं होने पर अनपंच जैसा हो जाता है मैम, इसलिए यूट्यूब पर भी देख लेता हूँ। अच्छा मैम केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल कराएंगे ना? यस पूरी डिटेल में करवाऊंगी। पीरियोडिक टेबल के बिना केमिस्ट्री है ही क्या? नेक्स्ट चैप्टर हमारा कार्बन के बाद पीरियोडिक टेबल ही होगा, डोंट वरी। चलो डेट दिख नहीं रहा है, थोड़ा डेट को इधर खिसका देते हैं, अपने पास डिजिटल बोर्ड है, क्या हो गया? तो ये लो अब दिख रहा होगा। चलो क्या पढ़ रहे थे जल्दी बताओ? कार्बन पढ़ रहे थे ना? हाँ कार्बन में क्या पढ़ा था हमने? कार्बन के एलोट्रोप हमने पढ़ लिया था। मैम आप मेडिसिन जैसा घोलकर बायो पिला देती हैं। अच्छा चलो अब बातें नहीं करेंगे, ठीक है? अब पढ़ते हैं। 10 मिनट खराब हो गए हमारे, 10 नहीं 20 मिनट खराब कर दिए हमने आज। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वी स्टार्ट फ्रॉम कंपाउंड। ओके चलो याद आ गया, ठीक है। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पीरियोडिक टेबल में ना अपना कार्बन थोड़ा सा अलग ही रहता है। अलग का मतलब है यूनिक है। और यूनिक क्यों है? क्योंकि कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ कार्बन के पास है, इसलिए कार्बन थोड़ा सा यूनिक है। जैसे मैम कार्बन में कैटिनेशन पावर होता है, तो कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड क्रिएट करता है। तो मैंने बताया था कार्बन की अकरेंस ना 2 टाइप से हो सकती है। एक तो हो सकती है कार्बन था फ्री फॉर्म में, फ्री फॉर्म में। अब मैम फ्री फॉर्म को हमने दूसरा नाम क्या दिया था? हमने दूसरा नाम दिया था एलोट्रोप। कार्बन किस फॉर्म में था? फ्री फॉर्म में या एलोट्रोप की फॉर्म में था, अपर रूप की फॉर्म में था। और दूसरा हमने क्या बताया था कि कार्बन जो है वो कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकता है हमें। और कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? किसी अदर एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ मिल सकता है, ठीक है, संयुक्त अवस्था में। तो ये हमने पढ़ा दिया था, है ना? चलो ये हमने पढ़ लिया था कि एलोट्रोप 4 होते हैं। पहला डायमंड था, दूसरा ग्रेफाइट था, तीसरे को बकमिनिस्टर फुलरीन बोलते हैं, और चौथे को आप ग्रेफीन बोलते हैं, ग्रेफीन। ये क्लियर हो गया था। अब हमें आज क्या स्टार्ट करने हैं? कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन। कहने का मतलब कार्बन किसी अदर एलिमेंट के साथ जब कंबाइंड हो जाता है तो क्या क्रिएट करता है? मैम वो कंपाउंड, वो यौगिक क्रिएट करता है। और यही यौगिक आज हमें पढ़ने हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा यहां से। चलो चलो अभी स्टार्ट करें। कंपाउंड या तो लिखो आप कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन, या आप लिखो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। दोनों ही सेम बात है, दोनों ही सेम बात है, ठीक है। चलो देखो पहले ना आपको एक कार्बन की ना काउंटिंग आनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि जब एक कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं मैम, है ना? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं मैम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप पढ़ लीजिए, आप, मैं समझ गई, ठीक है। कंपाउंड पढ़ाना है, मैं समझ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? पेंटा बोलते हैं। जिसमें 6 कार्बन हो उसको क्या बोलते हैं? हेक्सा बोलते हैं। जिसमें 7 कार्बन हो उसको क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते हैं। और जिसमें 8 कार्बन हो, ये आपने स्कूल में याद की होगी, जिसने आप 8 कार्बन हो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्ट बोलते हैं। 9 कार्बन हो नन बोलते हैं। और कार्बन 10 हो तो, एक सेकेंड ये थोड़ा सा ना, अब सही है। चलो जिसमें 10 कार्बन उसको क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कार्बन की काउंटिंग कि जब कार्बन 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेथ। 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, बट नहीं है, ब्यूट बोलते हैं इसको, ठीक है। 6 कार्बन को हेक्सा या हेक्स भी लिखा हुआ होता है, एक ही बात, जैसे हेक्सेन होता है, ठीक है। 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्ट, जैसे ऑक्टेन होता है, C8H18। जैसे C9 को क्या बोलते हैं? नॉन। C10 को क्या बोलते हैं? डेक। अब मैं आपको बताऊं कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं। 4 तो आपको ये पढ़ने हैं। जैसे आपसे पूछेगा मीथेन का काम क्या है, इथेन का काम क्या है, या हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे तो कंपाउंड बनाएंगे बहुत सारे कार्बन, ठीक है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये पढ़ना है। 8वां ये पढ़ना है ऑक्टेन वाला, यहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है।
तो ये आपके मेन है, ये कार्बन की काउंटिंग होती है। जब ये कार्बन के नंबर, ये कार्बन की चेन हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है, भाई जब कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो बता सकते हैं आप क्या बनते हैं? हाइड्रोकार्बन बनते हैं। क्या बनते हैं? हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? हाइड्रोकार्बन पढ़ लेते हैं कि मैम जब हमने कार्बन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दिया तो कौन से कंपाउंड क्रिएट होंगे? हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे। अब हमें कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं वो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है, जब आपने कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ा तो क्या बना? यहां पर CH4 बना। और CH4 को आप क्या बोलते हैं? आप सब जानते हैं CH4 को मीथेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीथेन। तो मैम हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने जा रहे हैं। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्रिएट करता है। ठीक है, चलो अब आपको मीथेन में कंपटीशन एग्जाम में मीथेन से 5 क्वेश्चंस बनते हैं और पांचों के पांचों एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। सारी आपको इसकी एप्लीकेशन, सारे इसके यूजेस आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो मीथेन है उसको आप क्या बोलते हो? इसको आप मार्स गैस बोलते हो। आप सब जानते हैं मीथेन को क्या बोलते हैं? मार्स गैस। हिंदी में बोलते हैं इसको दलदली गैस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैम ये गैस ना कीचड़ से या पानी सड़ गया, गल गया, या जो सीवर लाइन होती है उससे कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि दलदली गैस या मार्स गैस किसको बोलते हैं, आप क्या बताएंगे? वो मीथेन को बोलते हैं। तो इसको मार्स गैस ही बोलते हैं। दूसरा, ये मंगल ग्रह पे भी पाई जाती है। आप लिखोगे दूसरा पॉइंट, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फाउंड ऑन मार्स, यह है मंगल ग्रह पर भी पाई जाती है। कौन से ग्रह पे? मंगल ग्रह पर पाई जाती है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मंगल ग्रह पे कौन सी गैस पाई जाती है? आप बताओगे मीथेन पाई जाती है। मीथेन पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इस मीथेन की और क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं? ये बायोगैस में भी होती है। किस में होती है? बायोगैस में। और बायोगैस को आप क्या बोलते हो? गोबर गैस। गोबर गैस। आप जानते हैं गोबर गैस कैसे बनती है? जब आप काऊ डंग को या आप गोबर को ऑक्सीजन की एब्सेंस में रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद उस गोबर से 4 गैसेस रिलीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि गोबर गैस में सबसे ज्यादा गैस कौन सी रिलीज होती है? आप बताओगे गोबर गैस में सबसे ज्यादा मीथेन होता है। अब आप थोड़ा जरा गोबर गैस में देख लीजिए कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं। तो मैं यहां पर लिख रही हूं, गोबर गैस में 4 गैस होती हैं। सबसे पहला है गोबर गैस में मीथेन। मीथेन का परसेंटेज पूछेगा आपसे कि कितने % मीथेन होती है। आप बताओगे गोबर गैस में 55% मीथेन होती है। उसके अलावा आपसे पूछे कि दूसरी गैस कौन सी होती है, आप बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी %? आप बताओगे 35%। देन नाइट्रोजन गैस, N2 गैस, कितनी %? 7.5%। और सबसे लास्ट में आती है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, और कितना %? 2.5%। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोबर गैस में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है। आप बताओगे गोबर गैस में सबसे ज्यादा मीथेन होती है। कितना % होती है मीथेन? आप बताओगे 55% होती है। तीनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट 35%, देन नाइट्रोजन 7.5, हाइड्रोजन 2.5। और जब आप काऊ मास को, मतलब गाय के गोबर को या भैंस के गोबर को ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्टर में रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद वहां से ये चारों गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। और मैं आपको गोबर गैस के बारे में एक बात और बता दूं, गोबर गैस इज ए स्मोक फ्री गैस। इससे कोई स्मोक नहीं आता है, कोई धुआं नहीं आता है, इसीलिए ये बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है क्योंकि पॉल्यूशन कम होगा। और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि स्मोक फ्री गैस कौन सी होती है, धुआं रहित गैस कौन सी है। आप क्या बताएंगे? मीथेन नहीं बोलना है, मीथेन से तो हल्का हल्का धुआं निकल सकता है। आप बताएंगे बायोगैस इज ए स्मोक फ्री गैस। और बायोगैस क्या होती है मैम? इन चारों गैसेस के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। और बायोगैस में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? आप बताओगे वो मीथेन होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो ताजा गोबर होता है, थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लग रहा है, गोबर पढ़ा रही है मैम, है क्वेश्चन आता है, अब हम क्या करें? ठीक है देखो एक क्वेश्चन आता है कि फ्रेश बायोमास में, ताजा गोबर में
मीथेन का कितना परसेंट होता है? ताज़ा गोबर में मीथेन का परसेंटेज बताइए। मतलब ताज़ा समझो ना, फ्रेश बायोमास में आप बताओगे ताज़ा गोबर में ऑलमोस्ट 75% क्या होती है? मीथेन होती है। 4 क्वेश्चंस हो गए, चारों के चारों आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। मंगल ग्रह पे कौन सी गैस होती है? आप बताएंगे मीथेन। जो शिवर लाइन हो गई, जो कीचड़ वीचड़ का कोई कोई टंकी है उसके अंदर कीचड़ वीचड़ जमा हुआ है, उस कीचड़ से कौन सी निकलती है? मीथेन निकलती है। इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? आपने इसको मार्स गैस या दलदली एरिया, दलदली समझते ना, कीचड़ वाला एरिया, उससे कौन सी निकलती है? मीथेन। और वो स्मेल इसी की होती है। बायोगैस में सबसे ज्यादा कौन सी होती है? मीथेन। कितना परसेंट होती है? ऑलमोस्ट 50 to 55% वाला ऑप्शन आप लेकर चल सकते हैं। ठीक है। अब पूछे कि अगर कोई गाय ने ताजा गोबर किया है, बायोमास, फ्रेश बायोमास है, उसमें कितना परसेंट मीथेन होता है? आप क्या बताएंगे? 75% मीथेन होता है। इसके अलावा और हम मीथेन से क्या पॉइंट याद कर सकते हैं? थोड़ा सा इसको यहां खिसकाओ। देखो, आपको एक ट्रेजेडी याद होगी, इसको स्टार करके लिखेगा जो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखवा रही हूं। आपको याद है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी, है ना? भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भोपाल गैस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है इससे। हाँ बिल्कुल, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भोपाल गैस त्रासदी थी उसमें कौन सी गैस लीक होने से, कब हुआ था ये? जरा बताइए, मैं भी देखूं आपकी हिस्ट्री कैसी है। कब हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? हाँ, कौन से ईयर में हुआ था? नहीं, बायोगैस में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती है, नहीं होती है वहां पर। ज्ञान प्रकाश, आपको वहां पर नो वाला ऑप्शन सही करना था। जरा बताइए भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? जल्दी बताइए, कब हुआ था? ईयर नहीं याद तुम लोगों को? हाँ चलो, ईयर तुम लोगों का हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो मैं पढ़ाने से रही। तो आपको बताना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी किस गैस के लीक होने से हुई थी? आप बताओगे MIC। कौन सी? MIC। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आप बताओगे मिथाइल। 1984 में हुआ था ना? यस। तो आप बताओगे वो किसकी वजह से हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुआ था। किसकी वजह से हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। हिंदी में सेम नाम होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। मीथेन का ही एल्केन ग्रुप है ये। मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से क्या हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। कब हुआ था? इन 1984 में हुआ था। इन 1984 में। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है MIC। बहुत सारे लोग मर गए थे, है ना? बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट में लगता है 1,500-2 हजार लोग मर गए थे ना उस टाइम पर। तो आप बताएंगे मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से क्या हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। 2 दिसंबर या 3 दिसंबर, कुछ बुक्स में 2 दिसंबर लिखा होता है, कुछ बुक्स में 3 दिसंबर में लिखा हुआ होता है। ठीक है, देखो मैं आपको ना एक बात बताती हूँ आज। आप जहां पर भी एंड में 8 देखते हैं ना, जिस भी कंपाउंड के आखिर में आपको 8 लिखा हुआ मिलता है, आप समझ लेना वो टॉक्सिक कंपाउंड है, वो जहरीला कंपाउंड है, जहरीला यौगिक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने सुना होगा बीच में आया था मैगी नहीं खानी चाहिए, मैगी नहीं खानी चाहिए, मैगी में बहुत हार्मफुल टॉक्सिक एलिमेंट आते हैं। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, तो आपका ये बन सकता है कि मैगी में क्या आया था जिसकी वजह से मैगी नहीं खानी चाहिए थी? तो मैगी में था मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट। देखो यहां पर भी एंड में क्या आया? ग्लूटामेट। एंड में क्या आया? 8। और ये 8 क्या होता है? टॉक्सिक। तो आप याद रखिएगा कि जो मैगी है, मैगी के अंदर कौन सा टॉक्सिक एलिमेंट, टॉक्सिक कंपाउंड था? इसको MSG लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। आप इसको याद कर सकते हो, MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। जिसके एंड में 8 लगा हुआ होता है वो हमेशा क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। तो मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट और साथ में मैगी में आ रहा था लेड एंड मरकरी की मॉलिक्यूल। ये यहाँ पर आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जरा ध्यान से सुनिए, कमेंट क्या कर रहे हैं? मैम एक आपसे क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए ना गौरव, आप पूछिए प्लीज।
देखिए, और मैगी में क्या था आप बताओगे? मैगी में इसके अलावा क्या आ रहा था मैम? लेड आ रहा था। और लेड के साथ साथ किसके मॉलिक्यूल? Hg। Hg क्या होता है? पारा, मरकरी। और मैं बता दूं कि जब आप मैगी के अंदर लेड और पारा वाले मतलब लेड, पीबी और Hg के मॉलिक्यूल्स खा लेते हैं तो आपको एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं मीना माटा। और इसमें क्या होता है? इसमें आपका ब्रेन खराब हो जाता है और बच्चे की लॉस ऑफ हियरिंग पावर, सुनने की क्षमता गायब हो जाती है। दूसरा आप लिखोगे लॉस ऑफ स्पीचिंग पावर, ना बच्चा सुन पाएगा ना बच्चा बोल पाएगा अगर उसने मैगी ज़्यादा खाई। और कैसी मैगी? तो आप बताओगे जिस मैगी के अंदर क्या हो? ये दोनों तीनों चीज़ें हो। कौन कौन सी? लेड भी हो, मरकरी भी हो। आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपसे पूछे मैगी में कौन सा टॉक्सिक कंपाउंड आता था? आप बोलोगे मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मैगी में कौन कौन सी धातु के मॉलिक्यूल्स थे? लेड और मरकरी। और ये दोनों खाने से क्या हो जाता है? मीना माता नामक बीमारी हो जाती है। और इस मीना माता में क्या हो जाता है मैम? बच्चे का ब्रेन है वो मैच्योर नहीं हो पाता है। दूसरा, जो बच्चा है वो सुन नहीं पाएगा और बोल नहीं पाएगा। इसी बीमारी को आप क्या बोलते हैं? मीना माटा बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो। इसके अलावा आपने सुना होगा कि जो ब्रेड खाते हैं ना, जैसे ब्रेड और टोस्ट खाते हैं तो वो भी हार्मफुल है। एक बार आपने सुना था कि ब्रेड की कंपनी में एक बार चेकिंग हुई थी, तो ब्रेड की कंपनी में जब एक बार चेकिंग हुई तो ब्रेड में इतने टॉक्सिक कंपाउंड थे जिनसे आपको कैंसर हो सकता था। तो आप ये भी लिख लो ब्रेड में क्या आया था। ब्रेड मतलब ब्रेड और टोस्ट समझते हैं ना आप लोग? टोस्ट जो चाय के साथ खाते हैं तो उसमें भी यह हार्मफुल कंपाउंड था। चलो ब्रेड में लिखो, ब्रेड में कौन सा आया था? ब्रेड या टोस्ट जो भी आप मतलब लिखेंगे वही लिख लो, कैसे भी आ जाए आपका। उसमें आता है पोटेशियम ब्रोमेट। देखो एंड में क्या आ गया? 8 आ गया। 8 आते ही क्या बन गया? टॉक्सिक कंपाउंड। और ये क्या था? ये आप बताओगे मैम ये कार्सिनोजेनिक था। और कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है मैम? जो कैंसर कॉज करते हैं। तो ये आपको कौन सी बीमारी कर रहा था आपके बॉडी में एंटर करके? मैम ये हमें कैंसर कर रहा था। तो ये चारों पांचों क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, ये करंट के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमेशा एग्जाम में आते हैं। ये साइंस एंड टेक में पढ़ाए जाते हैं वैसे तो, बट कोई बात नहीं, आप पढ़ लो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन बनाने से मतलब है, सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। आप क्या बताएंगे कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी? वो MIC की वजह से हुई थी। और MIC को क्या बोलते हैं मैम? MIC का फुल फॉर्म होता है मेथाइल आइसोसाइनेट। कब हुई थी? तो आप ईयर वो हिस्ट्री में याद कर लीजिएगा। मैगी को आप हार्मफुल क्यों मानते हैं? क्योंकि मैगी के अंदर मैम मोनोसोडियम ग्लूटामेट टॉक्सिक कंपाउंड, लेड और मरकरी के मॉलिक्यूल। ब्रेड के अंदर मैम जो टॉक्सिक कंपाउंड आ रहा था वो पोटेशियम ब्रोमेट था मैम, और ये कार्सिनोजेनिक था और ये आपको कैंसर भी कर सकता था। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम। इसके अलावा हम और क्या मीथेन से पॉइंट पढ़ सकते हैं? इसके अलावा देखिए, आपने CNG ऑटो देखा होगा, CNG ऑटो जो दिल्ली में चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो CNG ऑटो है उसमें कितना % मीथेन रिलीज होती है? तो आप लिखेंगे CNG ऑटो में ऑलमोस्ट 95% कौन सी गैस रिलीज होती है? मीथेन रिलीज होती है। चलो एक ये याद हो गया आपको। ये भी क्वेश्चन है कि CNG ऑटो में कितने % मीथेन रिलीज होती है? आप बताओगे कौन सी गैस? तो आप बताओगे CNG ऑटो में 95% मीथेन रिलीज होती है। अब बात आती है LPG सिलेंडर। हमारे घरों में जो गैस आती है LPG सिलेंडर, उसमें भी क्या होता है? LPG सिलेंडर में भी क्या होता है? मीथेन होता है। आपसे पूछे LPG सिलेंडर में मीथेन होता है? आप बोलोगे बिल्कुल होता है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये हम फ्यूल वाले चैप्टर में वापस भी पढ़ेंगे। ठीक है,
आप याद रखेंगे कि सीएनजी वाले ऑटो में 95% मीथेन होती है, और जो हमारे घरों में कुकिंग वाला सिलेंडर आता है, जो एलपीजी सिलेंडर आता है, उसके अंदर कौन कौन सी गैस होती हैं? एक तो मीथेन होती है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी होती हैं? ये आपका सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर 3 गैसेस होती हैं। देखो कौन कौन सी, पहली बताएंगे आप मीथेन होती है, दूसरी बताएंगे आप प्रोपेन होती है, तीसरी बताओगे आप ब्यूटेन। कितना कार्बन को बोलते हैं? ब्यूट। आप बताओगे 4 कार्बन को। तो आप बताओगे हमारे एलपीजी सिलेंडर में 3 गैसेस आती हैं, पहली है मीथेन, दूसरी है प्रोपेन, तीसरी है ब्यूटेन। अब आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछ के नहीं मानेगा, वो आपसे आगे पूछेगा कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सी होती है। आप बताओगे इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? ब्यूटेन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीएनजी का फुल नेम बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। वो मैं आगे पढ़ाऊंगी, आप क्यों आप इतना बोल रहे हैं, आगे पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, है ना। तो आप बताएंगे कि एलपीजी सिलेंडर में मीथेन होता है, मीथेन के साथ साथ प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, सबसे ज्यादा कौन सी होती है? ब्यूटेन। अब मैम ब्यूटेन सबसे ज्यादा क्यों होती है? आप इसका रीजन दो। क्योंकि ये जो ब्यूटेन है ना, इसको आप बहुत आसानी से लिक्विड स्टेज में ला सकते हैं, आप इसको द्रवित कर सकते हैं, आप इसको बहुत इजीली द्रवित अवस्था में ला सकते हो, आप इसको बहुत जल्दी इजीली लिक्विड स्टेज में ला सकते हो। तो आप याद रखेंगे कि हम ब्यूटेन ज़्यादा क्यों भरते हैं। देखो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये जो आपका ब्यूटेन गैस है ना, ये इजीली लिक्विड हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है, या द्रवित अवस्था में आ जाती है, ठीक है। सिलेंडर वाला आया था मैम, मुझे लगा प्रोपेन ब्यूटेन ही होता है, इसलिए मीथेन नहीं कर पाए। नहीं कुंदन, आप आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं है, आप याद रखिएगा। तो आप बताएंगे कि एलपीजी सिलेंडर में मीथेन भी होती है, बट सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होती है, क्योंकि ब्यूटेन को इजीली आप लिक्विफाइड स्टेज में ला सकते हो। मैगी में अब भी टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, यस, मैगी में अभी भी आते हैं, नहीं खानी चाहिए मैगी नहीं खानी चाहिए। चाहे आप रामदेव बाबा वाली मैगी खा रहे हैं, आप कोई भी मैगी खाओ, मैगी नहीं खानी चाहिए। मैगी हमेशा हार्मफुल होती है, क्योंकि उसमें मैदा होता है। वैसे भी मैगी खाने से यूरिक एसिड वगैरह का अमाउंट हमारे बॉडी में ज़्यादा बन जाता है, तो मैगी नहीं खानी चाहिए दीपक कुमार, ठीक है। चलो अब देखो, आपको मैं एक बात बता दूं, आपने देखा होगा कि हमारा जो एलपीजी सिलेंडर है, ये जो मीथेन है ना, अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन जो होती है ना, वो एक ऑर्डरलेस गैस है। ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी गंधक ना आए, इसमें स्मेल नहीं आती। तो होता क्या है, आपके घर में सिलेंडर लीक हो गया, सिलेंडर की नली फट गई, सिलेंडर लीक कर गया, तो आपके घर में बहुत गंदी सी स्मेल आने लग जाती है। मैं बता देती हूँ, वो स्मेल ना ही तो मीथेन की होती है, ना प्रोपेन की होती है, ना ब्यूटेन की होती है। तो फिर मैम वो स्मेल किसकी होती है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो स्मेल एलपीजी सिलेंडर में स्मेल लाने के लिए, ताकि आपको पता लगे कि आपके घर में सिलेंडर लीक हो रहा है, गैस लीक हो रही है, आग लग सकती है, तो आप बताएंगे फॉर स्मेल इन एलपीजी सिलेंडर क्या मिलाया जाता है? आप बताएंगे एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथाइल मरकैप्टन। अच्छा, इसके अलावा ना एक नाम और होता है, थायोइथेनॉल। अगर ये दोनों ही हो, आप दोनों ही ऑप्शन में सही कर देना। थायो कौन सा ग्रुप होता है? SH ग्रुप होता है, आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। तो आप बताओगे कि जो स्मेल के लिए, गंधक के लिए, हिंदी में लिखेंगे एलपीजी सिलेंडर में गंधक के लिए, या आपका हाँ, एथाइल मेथाइल दोनों का ही ऑप्शन हो, आप सही कर देंगे। सल्फर नहीं होता है वहां पे, प्लीज सल्फर नहीं करना है, ठीक है। तो बताएंगे एलपीजी सिलेंडर में स्मेल के लिए, ताकि हमें पता लगे कि आपका सिलेंडर लीक कर रहा है, तो वहां पर क्या मिलाया जाता है? एथाइल मरकैप्टन, या आप बताओगे थायोइथेनॉल मिलाया जाता है। थायोइथेनॉल मिलाया जाता है। ये भी आपका मीथेन वाले से ही क्वेश्चन हो गया। सल्फर के कंपाउंड आप नहीं लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आप मीथेन के बारे में क्या पॉइंट याद रखेंगे? ये जो मीथेन है ना, ये एक ग्रीन हाउस गैस होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप, मीथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस। मीथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या मीथेन ग्रीन हाउस गैस है? आप बताओगे यस, हरित गृह प्रभाव गैस होती है। हरित गृह प्रभाव गैस होती है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये यहाँ का चैप्टर नहीं है, ये आगे आएगा तो आपको मैं समझाऊंगी बहुत अच्छे से। ये एनवायरनमेंट में आता है, यहाँ नहीं आता है, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखिए कि मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस होती है। नेक्स्ट, इस मीथेन का यूज क्या होता है? मीथेन को आप यूज में लेते हो कोल माइंस में, कोयले की फैक्ट्री में। किस लिए? फॉर एक्सप्लोजिव। फॉर एक्सप्लोजिव। अगर आपको कोयले को जलाना है, अगर आपको कोयले को जलाकर कुछ काम में लेना है, तो अगर उस कोयले को जलाना है तो एज ए एक्सप्लोजिव कोयले की फैक्ट्री में आप किस गैस को यूज में ले सकते हैं? आप मीथेन को यूज में ले सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कोयले की फैक्ट्री में, कोयले की माइंस में, कोयले की फैक्ट्री में या कोयले की माइंस में कोयले को जलाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग में लिया जाता है? आप क्या बताएंगे कौन सी गैस? तो आप बताएंगे वहां पर मीथेन काम में ली जाती है। देखो मैंने आपको कितने सारे पॉइंट्स पढ़ा दिए मीथेन से, ये सारे एग्जाम में आते हैं। सीएनजी ऑटो में होती है 95%, अगर फ्रेश बायोमास में पूछे 75%, ठीक है। उसके बाद आप याद रखें कि मीथेन में कोई स्मेल नहीं आती, बट मीथेन एलपीजी सिलेंडर में होती है। एलपीजी सिलेंडर में सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होती है, और इस ब्यूटेन के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो मैं एक पॉइंट और बता दूं, ये जो ब्यूटेन है ना, इसको सिगरेट लाइटर गैस भी बोलते हैं। सिगरेट पीने वाला जो लाइटर होता है ना, सिगरेट जलाने वाला, उसके अंदर कौन सी गैस आती है? आप बताओगे वहां पर भी ब्यूटेन आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आप बताएंगे सिगरेट लाइटर गैस भी कहते हैं ब्यूटेन को। सिगरेट जलाने वाला जो लाइटर है उसको भी क्या, इसमें कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन होती है। तो इतने सारे पॉइंट आप मीथेन के बारे में सारे याद रखेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका दूसरा कंपाउंड। नेक्स्ट है आपका दूसरा कंपाउंड इथेन। इथेन दूसरा लिखेंगे आप मीथेन के बाद इथेन। कितने कार्बन वाला? आप बताओगे मैम 2 कार्बन वाला, C2H4, जिसमें 2 कार्बन हो और 4 क्या हो? हाइड्रोजन हो। तो नेक्स्ट लिखिए C2H4। C2H4 इसका एक नाम और भी होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? एथाइलीन, और हिंदी में इथिलीन बोला जाता है, इथिलीन, ठीक है। तो आप बताएंगे जब 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो आप बताएंगे मैम एलपीजी सिलेंडर में जहरीला क्यों होता है? आप सुखराज कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हो यार, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो। यहां पर आप मतलब अभी पूछ रहे थे डायमंड जहरीला क्यों होता है, मैंने अवॉइड किया क्योंकि कोई काम का क्वेश्चन नहीं था। आप कह रहे हैं एलपीजी सिलेंडर में जहरीला क्यों होता है, कुछ भी पूछते हैं आप, क्योंकि उसके अंदर गैसेस होती हैं। चलो नेक्स्ट लिखेंगे आप इथेन और एथाइलिन C2H4। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये एक प्लांट हार्मोन, ये प्लांट के अंदर हार्मोन के रूप में भी होता है। अगर कोई फालतू क्वेश्चन करेगा ना टॉपिक से रिलेटेड, अगर आप पूछोगे जेन्युइन डाउट पूछोगे तो मैं वो बिल्कुल बताऊंगी। अगर यहाँ पे फालतू क्वेश्चन करोगे मैं स्क्रीन से ब्लॉक करवा दूंगी आप लोगों से। यार तुम लोग मतलब तुम्हारे हाथ में मोबाइल है तो इसका मतलब आप कुछ भी नॉनसेंस क्वेश्चंस पूछोगे, आप नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ रहे हो। आप यहां पर आपको एग्जाम देना है, आपको यहां पे कोई आपको पीएचडी नहीं करनी है ना, आपको कोई यहां पर डॉक्टर बनना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको 100% करवा देती हूँ। मैम डायमंड जहरीला क्यों होता है, मैंने तो कभी सुना भी नहीं कि डायमंड जहरीला भी होता है क्या, तो मैं क्या रिप्लाई करूं आपके कमेंट का? इसका नॉनसेंस क्वेश्चन है ये। सुखराज आप हमेशा नॉनसेंस क्वेश्चन पूछते हैं, प्लीज अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करें, अदरवाइज मैं यहां से ब्लॉक करवा दूंगी। पढ़ा रही हूं चुपचाप पढ़ लो, सारा ज्ञान तुम लोगों के पास ही है क्या? कह रहे डायमंड जहरीला क्यों होता है, 20 बार आपने एक कमेंट को टाइप कर दिया यार। टीचर को भी तो मेंटली थोड़ा सपोर्ट किया करो यार, तुम लोग बच्चे हो क्या 8वीं 9वीं क्लास के?
जो तुम्हारे मन में जो भी थॉट आया तुमने पूछ लिया, सही है गलत है, टीचर कैसे रिएक्ट करेगा, तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर यहीं पर ऑफलाइन क्लास होती ना तो कोई बच्चा चूं भी नहीं करता। और जो चीजें होती हैं बताने वाली मैं ऑलरेडी बता देती हूं यार। क्या तुम लोगों ने कभी पढ़ा है ये सब? आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है यार। यहां पर आपको कोई एनवायरनमेंट का डॉक्टर नहीं बन रहा है, आपको एनवायरमेंटल साइंस का डॉक्टर नहीं बनना है। आपको कुछ भी पूछते हैं आप, कुछ भी नॉनसेंस बातें पूछते हैं, नॉनसेंस। मैं हमेशा अवॉइड करती हूं। फिर आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं मैम मैं एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम है, गुस्सा करती हैं। अब बताओ गुस्सा आएगा नहीं क्या टीचर को? जब देखो तब अरे भाई जो पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़ो यार। मैं कह रही हूं एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं सब पढ़ा दूंगी, कुछ क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके। फिर भी डायमंड जहरीला क्यों होता है? अभी एक और पूछा क्या जहरीला होता है? एलपीजी सिलेंडर क्यों जहरीला होता है? ये बताने वाली बातें हैं क्या? कुछ भी। मैं बता रही हूं यहां पे फालतू का कमेंट किया ना मैं यहां से ब्लॉक करवा दूंगी और तुम कभी इन फ्यूचर टाइम्स के से कोई भी बैच परचेज नहीं कर पाओगे। आराम आराम से पढ़ो यार। देखो मैं भी आप लोगों को कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। ये 4-5 बच्चे हैं जिनके आप लोग ना पागल हो जाओगे इनके कमेंट देख देख के। मुझे लगता है कि मैं कोई पॉइंट छोड़ती ही नहीं। डाउट आ से कहां से आते हैं। देखो सुखराज जी ने मुझसे पूछा, हाँ राकेश कुमार वर्मा पूछ रहे हैं चिप्स में कौन सा जहरीला पदार्थ होता है। तो जब चिप्स की बात आएगी नाइट्रोजन गैस होता है, मैं आगे बता दूंगी कि नाइट्राइट फूड ज्यादा हो जाता है, अपने आप बता दूंगी। तुम होते कौन हो यार पूछने वाले? मुझे समझ में नहीं आता। मैम एलपीजी सिलेंडर में जहरीला क्यों होता है? फिर तुमने पूछ लिया मैम बायोगैस किसकी वजह से गंध देता है? मैम क्योंकि बायोगैस में आपकी मीथेन आ गई, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, हाइड्रोजन गैस आप जानते होंगे, हाइड्रोजन गैस स्मेल आती है वो इसकी वजह से होती है। फिर उसके बाद एक बच्चे ने क्या पूछा, मैम अभी भी मैगी में टॉक्सिक एलिमेंट हैं क्या? मैं जब बता चुकी हूं कि यस मैगी में अभी भी टॉक्सिक एलिमेंट आते हैं, उसके बाद भी आप पूछ रहे हो। फिर पूछ रहे हैं आप कि गैस लाइटर में, चलो ये तो क्वेश्चन जेन्युइन था मैंने इसका रिप्लाई कर दिया, गैस लाइटर में कौन सा था, ये अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद आपने पूछा है कि मैम सिलेंडर में प्योर वाटर कैसे बरसते हैं। अब आपने क्या लिखा है मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा, बरसता क्या होता है मुझे नहीं पता। उसके बाद सुखराज ने वापस कमेंट किया मैम एलपीजी सिलेंडर जहरीला क्यों होता है। उसके बाद एक बच्चा पूछ रहा है कितना परसेंट ब्यूटेन होता है। मैंने बता दिया सबसे ज्यादा परसेंट होता है और ऑलमोस्ट 40 to 50% होता है। चलो ये तो अच्छा क्वेश्चन था। फिर इससे पहले मेरी क्लास स्टार्ट हुई उससे पहले ही सुखराज जी ने 10 बार लिख रखा है डायमंड जहरीला क्यों होता है, डायमंड जहरीला क्यों होता है। तुम यार मतलब कुछ भी यार इतना मत पूछा करो यार, इतना टीचर को तुम लोग मैच्योर हो यार। मैं कह रही हूं कि यहां से क्वेश्चंस आते हैं बड़े अच्छे अच्छे, आप जितना है उतना तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए। हमें भी पढ़ने देते हैं। चलो आज के बाद मैं कमेंट सेक्शन ही ऑफ करवा दूंगी तुम्हारी क्लास में, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गई हूँ यार। अब मेरे में हिम्मत नहीं है तुम लोगों को रोज रोज बोलने की कि तुम लोग जेन्युइन कमेंट किया करो, क्योंकि तुम लोगों का, तुम्हारा कमेंट का ही एक सहारा है हम लोगों का। सिर्फ बस तुम लोगों का एक कमेंट भी एक सहारा है। हम लोग अगर ऑफलाइन क्लास होती तो बच्चे होते, चलो फेस टू फेस पढ़ाते। यहाँ पर तुम्हारे कमेंट देख के ही टीचर अच्छा भी फील कर सकता है और बुरा भी फील कर सकता है। बट तुम लोग यार, तुम्हें आज टाइम्स कोचिंग से जुड़े हुए तुम्हें तीन महीना तो हो ही गया होगा, 2.5-3 महीने तो हो ही गए होंगे। फिर भी आप पूछ रहे हो ऐप में वीडियो डाउनलोड नहीं होती। आप जरा कॉमन सेंस लगाओ, ऐप में अगर वीडियो डाउनलोड होने लग जाएंगी तो बच्चा डाउनलोड कर लेगा, हमारी कोचिंग की प्राइवेसी क्या रहेगी? ये बात पूछने वाली होती है क्या? और डेली पूछते हैं 2-4 बच्चे ऐप में वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं होती, ऐप में वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं होती। भैया हमारी कोचिंग के भी कुछ टर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं, इतना भी मत खून पियो यार तुम लोग। हम लोग इतना तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं, यहाँ फ्री बैचेस ला रहे हैं, तो हमारे भी तो कुछ, हमारी कोचिंग के भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उनको हम कैसे उनको मतलब अनफॉलो कर देंगे हम? मैं ऐप में डाउनलोड का ऑप्शन लाऊं? सुबह से मेरे को 10 बार आपने कमेंट कर दिया एक लड़के ने ऐप में डाउनलोड्स का ऑप्शन लाओ। अरे नहीं ला सकते यार, आप जेन्युइन सा ये दिमाग थोड़ा सा खोल के देखो कि अगर हमने ऐप में डाउनलोड्स का ऑप्शन ला दिया, डाउनलोड होके आपके पास वीडियोज रह जाएंगी। कैसे एक कंपनी कैसे कर सकती है ये चीज? इसका आप रोज रिप्लाई चाहते हैं मुझसे कि मैम इस बात का रिप्लाई करें। क्या रिप्लाई करेगी मैम?
और हम टीचर हैं यहाँ पे। एक बच्चा बोले सीटेट का बैच कब आएगा मैम? मैम आपकी इंक्वायरी वाले फ़ोन नहीं उठाते हैं। हमने आपको बता दिया हमारे इंक्वायरी का जो टेलीकॉलर है वो 10 बजे आती है, रात को 8 बजे तक हमारा नंबर ऑन रहता है। रिप्लाई नहीं करती, कर देंगे यार। हज़ारों बच्चों के, लाखों बच्चों के मैसेज आते हैं, अगर कभी रिप्लाई नहीं भी हुआ है तो हो जाएगा यार। तुम लोग ना मतलब कभी कभी हमें लगता है ना कि सच में ये ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देनी चाहिए। बच्चा, कल एक बच्चे का फ़ोन आया, मैं आपको बताती हूँ, कल से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। बिहार से एक बच्चे का फ़ोन था। मतलब टीचर की ब्लेसिंग्स में ना, अगर टीचर की ब्लेसिंग्स मिली ना तो आप लाइफ में ना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, बहुत सक्सेस हो जाओगे। बट अगर एक टीचर की बद्दुआ मिल गई ना, आप कितना ही पढ़ लो कुछ नहीं कर पाओगे आप। कल एक बच्चे का फ़ोन आया, उसने वो जीए करंट अफेयर का बैच परचेज किया था, पहले 190 रुपीज़ में। सुनना, बस ये केस सुनना आप कि लोगों की मेंटलिटी कैसी है यहाँ पे। उसने ना ₹190 में करंट अफेयर का बैच लिया। अब वो करंट अफेयर का बैच हमने 51 रुपीज़ में कर दिया। अब ये हमारी मर्जी है, हम इस बैच को चाहे फ्री में पढ़ाएं, चाहे इस बैच की फ़ी हम 5,000 रखें, चाहे हम 50,000 रखें। अगर आपको सूट करता है, अगर आपको लगता है कि कंटेंट सही है और हमें लेना चाहिए, तो आप इस बैच को 5,000 में भी परचेज कर लोगे। अब उस बच्चे ने 190 में परचेज किया होगा, अब उसे पता लगा होगा कि इसका 51 रुपीज़ हो गया। उसने परचेज किया, हमने उसका डेटा निकलवाया, 1 मंथ पहले उसने परचेज किया। अब उसे पता लगा कि सेम बैच 51 रुपीज़ में कर दिए हैं। तो कल उसने हमारी कॉलर से एक लड़की से इतनी बदतमीजी से गालियों में बात की। देन मैंने उसको फ़ोन किया, तो मैं लिटरली बता रही हूँ, उसने मुझे इतनी गंदी गालियाँ सुनाई ना, उसने गालियाँ दी यार। और सिर्फ उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि हमसे 190 रुपीज़ लिए और आपने अब 51 रुपीज़ में कर दिया। यार हमारा कोचिंग, हमारा मैनेजमेंट, हम चाहे तो फ्री में पढ़ाएं, हम चाहे तो 5100 रुपये फ़ी करें, हम चाहे तो 5 लाख में भी बैच बनाएं। आप लोग होते कौन है मैनेजमेंट को दिखाने वाले? सोचिए, उसने गाली दी यार। भरत सर ने बात की, भरत सर को गाली दे दी उसने, एसएस सर को गाली दे दी उसने, मुझे गाली दे दी यार। तो उस टाइम ना लिटरली बता रही हूँ, हम लोगों को ऐसा लगा कि ये फ्री का बैच कुछ नहीं है, अपनी फ़ी रखो 7-8 हज़ार रुपये। अगर कोई बच्चे को एडमिशन लेना है तो वो ले, नहीं लेना तो मत ले वो एडमिशन। कल हमने ये सोचा, क्योंकि यार मेंटलिटी देखो आपकी। आपने 1 महीने पहले बैच परचेज किया था, आपने पढ़ भी लिया, और भाई आप होते को, आप एक बात जरा सोचिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि 1 रुपये में आपने दे दिया वो बैच, हमने तो 336 रुपये में परचेज किया था, अब आपने 1 रुपये में दे दिया। आपको अपने 336 रुपये दिख गए, बट आपको वो सिचुएशन नहीं दिखी कि इस इंडिया में कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो 336 भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सोचिए उनको कितना बेनिफिट मिला होगा 1 रुपये आने से। इसलिए तो हमारे कंट्री का ये हाल है, वो दूसरों की खुशी से जलते हैं। अगर इस 1 रुपये में अगर 500 बच्चों ने एडमिशन ले लिया जो 336 अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो सोचो कितना अच्छा हो गया। हमारी सोच ये है। सोचो, ऐसी बातें करते हैं आप लोग। थोड़ी मेंटलिटी को ना ब्रॉड करो, वरना इंडिया का कभी कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बातें आप ऐसा सोचते हैं आप। कभी कभी लगता है कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, ज़्यादा बच्चों के हित में सोचना नहीं चाहिए। अपनी फ़ी रखो 10-12 हज़ार। हमारी ऑफलाइन में फ़ी है जीएस की 7,500, वही फ़ी में हम ऑनलाइन बैच लाते हैं। जिसको लेना है ले, नहीं लेना है मत ले, कोई बात नहीं। भास्कर, अगर आपको इतना इश्यू है तो मैं आपका जितना आपने पढ़ा है उसके बाद आपका जितना अमाउंट बचा है मैं आपका यहाँ से रिफंड करवा देती हूँ। आप कह रहे हैं कि आपका मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर देखती हूँ सारे दिन हमारी लड़कियाँ, हमारे जितने भी टेलीकॉलर्स हैं 7-8, सब सारे फ़ोन पे लगे हुए होते हैं। और ऐसा हो सकता है कि कभी 10 दिन में एक बार कोई फ़ोन किया हो आपने तो वो बच्चा नहीं अटेंड कर पाया हो, तो इसमें आप यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। यस नेहा, ये लाइव क्लास है। फिर आप नेहा पूछ रहे हैं लाइव क्लास है क्या? कुछ नहीं हो सकता जब तक आप अपने लेवल पे अपनी मेंटलिटी को ब्रॉड नहीं करोगे, ऐसे नैरो माइंडेड रहोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है आप रट्टे लगा के एग्जाम क्वालिफाई कर लो, बट आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते कभी भी, अगर आपकी सोच ऐसी है तो। चलो, अगर आज के बाद मुझे फालतू कमेंट दिखा, और सुखराज मुझे फिजिक्स वाले सर भी बता रहे थे कि आप फिजिक्स की क्लास में भी नॉनसेंस क्वेश्चन करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वार्निंग दी है। अगर मुझे सर ने वापस बोला और मेरी क्लास में अगर तुमने फालतू का कमेंट देखा ना सुखराज, मैं यहाँ से आपका नंबर ब्लॉक करवा दूंगी।
और प्लीज ये आप लोग मत बताएं कि हमें कितनी फी रखनी है, कब रखनी है, कैसे रखनी है। ये हमारा काम है। हमें मन में आएगा तो हम फ्री में पढ़ाएंगे, नहीं आएगा तो हम बैच नहीं लाएंगे, बस प्लीज। चलिए, दीपक कुमार कह रहे मैम मेरा कॉल अभी तक मैनेजमेंट ने मिस नहीं किया। अब ऐसे ही बच्चे, इनका फोन उठ रहा है। अगर आप नॉनसेंस बातें करोगे हमारे कुछ बच्चे तो हमारे टेलीकॉलर को फोन करके क्वेश्चन पूछते हैं, यार वो बच्चे जवाब दे पाएंगे क्या? मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस के जवाब वो दे पाएंगे क्या? आप कुछ भी बोलते हैं यार, उनको गालियां देने लग जाते हैं। आप देखो तो सही, आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। चलो छोड़ो, आप हटाओ। फिर बोलते हैं मैडम बहुत गुस्सा करती हैं, मैडम में बहुत एटीट्यूड है, बहुत ईगो है। कोई बात नहीं भैया, मैं अगर गुस्सा करती हूं तो वो जायज करती हूं। मैं आप लोगों को जो सोचना है वो सोचो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बच्चों के साथ बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को शायरियाँ सुनाते हैं, बोलते हैं, बस करते हैं, उनकी खुशी में खुशी बोल देते हैं और बस हो गया। कौन है ये, जरा देखिएगा इसको, मैं अभी बताती हूँ। भास्कर शर्मा, ओके मैम करवा दो। ठीक है भास्कर शर्मा, मैं आज ही आपकी आईडी ब्लॉक करवाती हूँ, 1 मिनट का वेट दीजिए। भास्कर शर्मा कह रहे हैं कि हमें नहीं पढ़ना, आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। मैडम मिसपा जीए स्पेशल साइंस स्पेशल 3 में भास्कर शर्मा नाम का लड़का है, उसका नंबर तुरंत ब्लॉक कर दो यहाँ से। और कोई भी बैच में है, सारे बैचेस का नंबर ब्लॉक कर दीजिए उसका। नहीं, वो कह रहा है आपका मैनेजमेंट हमारा फ़ोन नहीं उठाता है, बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, तो आप इसको रिफंड कर दीजिए हमारा जितना काट के। ये रहा, ये भास्कर शर्मा, इसको यहाँ से भी ब्लॉक करो और इसको हर जगह, जितने बैच ले रखे हैं इसने हर जगह से ब्लॉक करवा दो। भगवान, दुनिया ना भगवान से भी दुखी है। ये भास्कर उनमें आता है एक, जो लोग भगवान से भी दुखी है ना, उनमें से एक भास्कर शर्मा है। चलो देखिए, तो नेक्स्ट कंपाउंड आपका हाइड्रोकार्बन क्या बनेगा? मैम जब 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे? तो आप बताओगे वो इथेन या इथिलीन बनाएंगे। अब इथिलीन क्या होता है? तो एक प्लांट हार्मोन है, एक पादप हार्मोन है। क्या है? एक प्लांट हार्मोन है, एक पादप हार्मोन है। अब बात आती है, देखिए अब इस प्लांट हार्मोन का काम क्या होता है। आपको मैं एक बात बता दूं, प्लांट में एक ही हार्मोन है, ये जो गैसियस फॉर्म में होता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लांट के उस हार्मोन का नाम बताओ जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जो गैसियस फॉर्म में होता है। आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे मैम एक इसका नाम होता है इथेन, C2H4 या इथिलीन बोलेंगे इसको। ठीक है, याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि कौन सा हाइड्रोकार्बन, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी हो सकती है, कौन सा हाइड्रोकार्बन प्लांट हार्मोन के रूप में काम करता है। आप बताओगे कि पादप हार्मोन की फॉर्म में इथीन या एथाइलिन या इथिलीन काम करता है। एक ही हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। अब मैम इसका काम क्या होता है? तो ये क्या करवाता है? ये नेचुरल तरीके से फ्रूट की राइपनिंग करवाता है। इट इज हेल्पफुल इन नेचुरल फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग, राइपनिंग का मतलब क्या होता है? फलों को पकाना। ये क्या काम करता है? तो जितने भी आपके प्लांट के ऊपर फ्रूट लगते हैं उनकी राइपनिंग करने में काम आता है। आप बोलोगे यह है प्राकृतिक तरीके से। प्राकृतिक क्यों लिखा है? क्योंकि मैम ये नेचुरल फॉर्म में, क्या पाया जाता है? आप बताओगे नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है कुंदन कुमार चौधरी, मैंने आपको कमेंट ले लिया है, हो जाएगा। ठीक है, किशन आपने लिखा है, उसमें ए लिखा है, मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मैंने इथिलीन लिखा है, इथीन लिखा है। ठीक है किशन, आप सुनते ज्यादा है, अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं। हाँ चलो देखिए, तो नेचुरल फ्रूट राइपनिंग है, प्राकृतिक तरीके से फलों को पकाता है, तरीके से फलों को पकाने में सहायक है, फलों को पकाने में सहायक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, पकाने में सहायक है, सहायक है। चलिए, तो एक यूज तो आपका ये हो गया, गैसियस फॉर्म में होता है और नेचुरल तरीके से फ्रूट की राइपनिंग करवाता है। नेचुरल तरीके से समझते हैं,
कि नेचुरल का मतलब है प्लांट में नेचुरली फॉर्म में पाया जाता है और वो वहां पर फलों को पकाने का काम करता है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि इसका काम क्या होता है, आप बताएंगे ये पॉलीथीन बनाने में भी काम आता है। क्या बनाने में काम आता है? पॉलीथीन बनाने में। और पॉलीथीन क्या होता है? एक पॉलीमर होता है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक बहुलक होता है। तो आप बताएंगे कि ये बहुलक बनाने में या ये पॉलीथीन बनाने में काम आता है। क्या बनाने में? पॉलीथीन बनाने में काम आता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि इसका काम क्या है, तो नेक्स्ट काम आप बोलेंगे कि ये कोल गैस और पेट्रोल गैस में भी पाया जाता है। ये इट इज फाउंड इन कोल गैस एंड पेट्रोल गैस। अब ये कोल गैस पेट्रोल गैस क्या होती है? कोयला गैस, और इसको हिंदी में पेट्रोल गैस को कहा जाता है तेल गैस। तेल गैस। तो आप बताएंगे कि ये जो है आपका इथिलीन है वो कोयला गैस और तेल गैस बनाने में काम आता है। अब ये कोयला गैस पेट्रोल गैस क्या होती है, वो हमारा फ्यूल वाला चैप्टर का पार्ट है, वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। बट आप यहाँ पर देखो कितने क्वेश्चन बन गए आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। आपके 3 ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन प्लांट के हार्मोन की फॉर्म में होता है? C2H4। दूसरा आप बताएंगे गैसियस फॉर्म में होता है, फलों को पकाने में सहायक है, नेचुरल तरीके से, मतलब प्लांट में नेचुरल तरीके से पाया जाता है और नेचुरल तरीके से ही प्लांट के ऊपर जो फल लगे हैं उसको क्या हो जाता है। हाँ, अशोक कुमार, अभी मैं बताऊंगी आपके कमेंट पे, मैं अभी आ रही हूँ, अगला जो मैं बताऊंगी वो आपका कमेंट ही है। ठीक है, तो आप बताएंगे ये पॉलीथीन बनाने में काम आता है। पॉलीथीन क्या होता है? एक बहुलक होता है, आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये कोल गैस और पेट्रोल गैस बनाने में भी काम आता है। चलो ये हो गया। इसके बाद 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन जब जुड़ते हैं तो 3 नंबर पे आप लिखोगे C2H2 और इसको कहा जाता है एसिटिलीन। क्या कहा जाता है इसको? एसिटिलीन कहा जाता है, एसिटिलीन। इसके 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। पहला, ये वेल्डिंग में काम आता है। वेल्डिंग तो आप सब समझते होंगे, वेल्डिंग करने में काम आता है। इट इज यूज्ड इन वेल्डिंग। अब देखो वेल्डिंग में ये कैसे काम आता है। अकेला एसिटिलीन वेल्डिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, ये अकेला एसिटिलीन वेल्डिंग नहीं कर सकता है। वेल्डिंग में ऑक्सीजन, तो यहां पर लिखा जाएगा ऑक्सी प्लस एसिटिलीन, ये जब दोनों गैसेस मिलती हैं तब क्या होती है? वेल्डिंग होती है। आपने देखा होगा वेल्डिंग के टाइम पर आग सी निकलती है ना, आग के स्पार्कल निकलते हैं, वो कौन सी गैस लगाती है? ऑक्सीजन। आप सब जानते हैं आग कौन सी गैस लगाती है? ऑक्सीजन। ठीक है, और एसिटिलीन, तो जब एसिटिलीन को और ऑक्सीजन को साथ लाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन। देखो आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार सीजीएल में कि वेल्डिंग गैस कौन सी होती है। वहां पर ना देखो 4 ऑप्शन थे ऐसे, एक था एसिटिलीन, एक था आपका C2H4 था, एक C2H6 था और एक था ऑक्सी एसिटिलीन। तो आपको सही क्या करना था, ना अकेला ऑक्सीजन करवा सकता है वेल्डिंग, ना अकेला एसिटिलीन। तो कुछ बच्चों ने ये सही कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ऑक्सी एसिटिलीन सही होगा। तो आप बताएंगे ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस जब आपस में जुड़ती हैं तो वो दोनों क्या करवाती हैं? वेल्डिंग करवाती हैं। क्यों करवाती हैं? क्योंकि इन दोनों गैस को जब आप कॉन्टेक्ट में लाओगे तो अप्रोक्स 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस? 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। और आप सब जानते हैं इतने तापमान पर तो मेटल क्या हो जाती हैं? मेटल्स क्या हो जाती हैं? मेल्ट हो जाती हैं। धातु क्या हो जाती हैं? गलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप बताएंगे कि एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस जब दोनों कांटेक्ट में आती हैं वो ऑक्सी एसिटिलीन कहलाती हैं और उन दोनों का टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और जो मेटल को गलाने का काम कर देती हैं। ठीक है, चलो तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा यहां पे क्या आएगा? दूसरा ये भी काम आती है फ्रूट राइपनिंग में, बट फ्रूट की कैसी राइपनिंग? जब प्लांट के अंदर नेचुरल तरीके से एथाइलिन की कमी हो जाती है तो आपके प्लांट के ऊपर जो फ्रूट लगे हैं वो क्या नहीं होंगे? वो पकेंगे नहीं, वो पकेंगे नहीं। और जब पकेंगे नहीं तो आप उसको तोड़कर, हाँ राकेश कुमार वर्मा बोलिएगा प्लीज, तो आप फिर क्या करोगे? उनको तोड़कर आप उसको कार्बाइड या एसिटिलीन पे स्प्रे करोगे जिससे वो पक जाते हैं। तो आप लिखोगे इट इज हेल्पफुल इन आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग। यह कृत्रिम तरीके से
कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने में सहायक है। कृत्रिम तरीके का मतलब होता है कि जब नेचुरल तरीके से थायलिन की कमी हो जाती है तब होता है। ठीक है, ठीक है, कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने में सहायक है, फलों को पकाने में सहायक है, पकाने में सहायक है। किसके साथ आप बताएंगे? कार्बाइड के साथ। इसको अकेले को नहीं, एसिटिलीन को कार्बाइड के साथ फलों के साथ दिया जाता है। कार्बाइड और एसिटिलीन, कार्बाइड। और ये कार्बाइड को आप डायरेक्टली फ्रूट के ऊपर स्प्रे नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्टली करोगे तो आपका लीवर खराब हो जाएगा अगर आपने ऐसे फ्रूट खा लिए तो, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है अब आपका कंपाउंड। जब हाइड्रोकार्बन के साथ आपने जोड़ा तो नेक्स्ट आता है आपका C8H18 और इसको बोलते हैं आप ऑक्टेन। क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। और मैं आपको बता दूं ये कहाँ काम आता है? ये पेट्रोल बनाने में। अगर आपसे पूछे कि पेट्रोल का मेन कंपोनेंट कौन सा है तो आप बताएंगे पेट्रोल का मेन कंपोनेंट क्या होता है? ऑक्टेन। तो आप पहली बात बोलेंगे मैम वेल्डिंग से आंखों में जलन क्यों होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि बेटा ये जो एसिटिलीन गैस है ना, अगर आप ये वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस यूज होती है तो अगर ये एसिटिलीन गैस जब हमारी आंखों के कांटेक्ट में आती है तो हमारी आंखों में एक ग्लैंड होती है लैक्राइमल ग्लैंड, उसको स्टिमुलेट कर देती है और वो ग्लैंड आंसू बनाती है और आपके आंसू निकलने और उससे जलन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो आप बताएंगे कि इट इज मेन कंपोनेंट फॉर मेकिंग पेट्रोल। आपसे पूछे पेट्रोल बनाने में कौन सा हाइड्रोकार्बन यूज होता है, आप क्या बताएंगे? ऑक्टेन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और, जो पेट्रोल की क्वालिटी होती है ना, पेट्रोल की क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, वो भी ऑक्टेन नंबर में चेक की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल किस में चेक की जाती है? ऑक्टेन नंबर में, ऑक्टेन संख्या में चेक की जाती है। अब ये ऑक्टेन संख्या क्या होती है ये आगे की बात है, ये हमें अभी नहीं पढ़ना, वो आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बताएंगे कि कौन से हाइड्रोकार्बन पेट्रोल बनाने में काम आता है। आप बताओगे कौन सा हाइड्रोकार्बन? तो ऑक्टेन। और कार्बन का ऑक्टेन जो होता है वही उसी में आप पेट्रोल की क्वालिटी चेक करते हैं। एक बच्चे ने पूछा है, हाँ ऐसे जेन्युइन डाउट होंगे तो मैं बिल्कुल देखो, एक बोलेगा कि एक बच्चे ने पूछा फॉर्मूला ऑफ कार्बाइड, कार्बाइड का फॉर्मूला CaC2 होता है। आप लिख सकते हैं कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। अब अच्छा क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन तो हम बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। यस कुंदन कुमार चौधरी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल की प्योरिटी मेजर की जाती है। यस, जिस पेट्रोल का जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा पेट्रोल होगा। ठीक है, तो ये तीनों आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ने थे, ये आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लिखोगे आप कौन सा कंपाउंड जब आपने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा। जब आपने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा तो क्या बना? आप बताओगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना। कौन सा गैस बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड से जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैम अपसफोटन क्या होता है पेट्रोल में? बेटा जब आप खराब क्वालिटी का पेट्रोल डीजल यूज करते हैं तो आपके गाड़ी के इंजन से खट 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 की आवाज आने लग जाती है। तो उसी खटखट की आवाज को कहा जाता है अपसफोटन। आपके गाड़ी के इंजन से अपसफोटन मतलब गाड़ी के इंजन से आवाज आना। अब क्या होता है, आप उस गाड़ी के इंजन से जो साउंड आ रही है उसको खत्म करने के लिए, देखो एक बच्चे ने पूछा है मैम अपसफोटन क्या होता है? अपसफोटन इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉकिंग। हालांकि ये आगे का क्वेश्चन है, आपने अभी पूछ लिया, आप लोगों को थमते नहीं हैं आप लोग। देखिए नॉकिंग क्या होता है, जब आप खराब क्वालिटी का पेट्रोल डीजल फ्यूल यूज करोगे तो आपके गाड़ी के इंजन से खट 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 करके आवाज आएगी, उसी को आप अपसफोटन बोलते हैं, नॉकिंग बोलते हैं। अब आप नॉकिंग को खत्म करने के लिए आप जब सर्विस सेंटर में देते हैं गाड़ी वाड़ी को तो वो लोग डालते हैं एंटी नॉकिंग कंपाउंड। एंटी नॉकिंग कंपाउंड इस साउंड को खत्म करने के लिए, और इनको कहा जाता है प्रति अपसफोटन। इनको कहा जाता है प्रति अपसफोटन। दो कंपाउंड यूज में आते हैं, एक होता है TEL टेट्राएथाइल लेड, दूसरा यूज होता है BTX बेंजीन टोल्यून जाइलिन।
ठीक है, तो ये आपने किसी बच्चे ने पूछा था, आई थिंक मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये नॉकिंग होता है, ये एंटी नॉकिंग टेट्राथाइलेट बेंजीन टोल्यून जाइलिन। चलो ये आगे हम वापस पढ़ा देंगे आपको। आइए वापस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको यहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड में आपको मैं बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड से कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता, तो ये क्या होती है, नॉन पॉल्यूटेंट गैस होती है। ठीक है, हाँ नेहा, नॉकिंग ही बोलते हैं उसको। तो आप बताएंगे इट इज नॉन पॉल्यूटिंग गैस, इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी गैस से प्रदूषण नहीं होता, आप बताएंगे कौन सी गैस से, कार्बन डाइऑक्साइड से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा आप बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ काम आती है, आप बताओगे ये रेस्पिरेशन में काम आती है। आप सब जानते हो श्वसन की प्रक्रिया में काम आती है। और रेस्पिरेशन किसका, दोनों का, प्लांट का भी मैम और एनिमल का भी। एनिमल का मतलब जानवर, प्लांट का मतलब पादप, श्वसन की प्रक्रिया में काम आती है। नेक्स्ट आप जानते हैं कि हम लेते क्या है, एयर। अगर हमारी बात कर रहे हैं हम, तो हमने इनटेक किसको किया मैम, हमने एयर ली। और बाहर कौन सी छोड़ते हैं हम मैम, आउट कौन सी गैस करते हैं हम, मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट दिन में कौन सी गैस लेते हैं मैम, CO2 लेते हैं, और छोड़ती कौन सी है, ऑक्सीजन। अब प्लांट इस CO2 का क्या करते हैं, तो नेक्स्ट यूज हो जाएगा, इट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। किसमें काम आती है ये, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आती है। तो आप लिखेंगे इट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी काम आती है। नेक्स्ट आप लिखेंगे इट इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। जब आप सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपके गैस रिलीज होती है, वो गैस कौन सी होती है, आप बताएंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये सॉफ्ट ड्रिंक में भरी जाती है, हार्ड ड्रिंक में नहीं होती है। या आप बताओगे सोडा वाली, सोडा वाटर में भरी जाती है। सोडा वाटर की जो बोतल आती है ना, उसमें हिंदी में बोलते हैं पेयजल पदार्थों में, पेयजल पदार्थों में। ठीक है, कैसे भरा जाता है, CO2 प्लस पानी होता ही है, और जब CO2 और H2O जुड़ते हैं तो कार्बोनिक एसिड भी बन जाता है, यहाँ पर H2CO3 बन जाता है। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में पूछे कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी एक ग्रीन हाउस गैस होती है, तो लिखेंगे इट इज ग्रीन हाउस गैस। यह भी एक हरित ग्रह प्रभाव गैस है, हरित ग्रह प्रभाव गैस है। ठीक है, नेक्स्ट आप सब जानते हैं, अच्छा जो CO2 है, जो वाटर वेपर है, ये सब मेन ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट CO2 का यूज में क्या होता है, आप बताओगे यूज्ड इन मेकिंग फ्लफी फूड मटेरियल्स, फ्लफी फूड मटेरियल्स, खाद्य सामग्री को फुलाने के लिए। आप जानते हैं कि हम खाद्य सामग्री में फुलाने के लिए कौन सा सोडा यूज में लेते हैं मैम, सोडा, बेकिंग सोडा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है मैम, NaHCO3। तो ये सोडे से कौन सी गैस रिलीज होगी मैम, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या करेगी, उन फूड मटेरियल्स को क्या करेगी, फ्लफी बनाने का काम करेगी, फ्लफी बनाने का काम करेगी। याद रखोगे, चलो उसके बाद नेक्स्ट आप याद रखोगे, अभी मैंने बताया था ये बायोगैस में भी होती है, ये गोबर गैस में होती है, और गोबर गैस में कितने % में होती है, अभी मैम ने बताया था ऑलमोस्ट 35% में होती है। चलो ये भी पॉइंट याद हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट आइए, सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मैं ऐसे नहीं लिखवा रही हूँ, ऐसे के ऐसे आपको याद भी करने हैं। उसके बाद जो ये आपकी CO2 गैस है ये काम आती है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ड्राई आइस। ड्राई आइस का एक नाम और भी होता है, आप इसको सॉलिड CO2 बोलते हो। हिंदी में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ का नाम दिया जाता है। अब ये शुष्क बर्फ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेल्ट नहीं होती है। कैसे बनती है वो यहाँ का पार्ट नहीं है, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी की सॉलिड स्टेट्स को आप ड्राई आइस कहते हैं, और इसका टेम्परेचर कितना होता है, ऑलमोस्ट -78 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं इतना ज़्यादा माइनस में तो वो मेल्ट
नहीं होती। अब ये ड्राई आइस कहाँ पे यूज में आती है, आप बताओगे। ड्राई आइस जो है वो एज ए ड्राई आइस, देखो एक बार क्वेश्चन पूछा कि ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या है, ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होगा, CO2, ठीक है। और ये काम कहाँ आती है, ये इसका टेम्परेचर है, काम आती है एज ए रेफ्रिजरेंट, एज ए रेफ्रिजरेंट। मैम रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या होता है, प्रशीतक, ठंडक रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए। कहाँ पर आप बताओगे, मेनली एसी में यूज होती है। जो हमारे एसी है ना, इस एसी में हम कौन सी गैस भरवाते हैं, CO2। वो बात अलग है, पहले CFC आता था, वो आगे की बातें पढ़ाऊंगी। आपने कितने सारे पॉइंट याद किए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, सारे के सारे एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सॉलिड CO2 का फॉर्मूला पूछे तो भी CO2, ड्राई आइस का फॉर्मूला पूछे तो भी CO2, और इसका टेम्परेचर पूछे -78 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट -78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैम आपने कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ा। मैम चिप्स के पैकेट में मैं अंकित सहू बेटा नाइट्रोजन गैस होती है, आगे पढ़ाएंगे हम। आप लोग पेशेंस रखा करो, ठीक है, सब पढ़ाएंगे, कोई डाउट नहीं छोड़ूंगी मैं आपका। चलो, तो ये हो गया मैम पहला, जब हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा तो मैम यहाँ पर बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप जब कार्बन को किसके साथ जोड़ोगे, ऑक्सीजन के साथ, तो दूसरा कौन सा बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नेक्स्ट, हाँ रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस, अभी लिखवाएंगे, फिर तुम लोग आगे चलने लग गए यार, तुम लोग काम के नहीं हो सच में। नेक्स्ट लिखोगे आप कार्बन मोनोऑक्साइड। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया, मुझे पता नहीं है बच्चों के मन में क्या क्या डाउट आ सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, तुम जितना तुम सोचते नहीं हो ना उतना मुझे पता है, पर मैं सही टाइम पर सही चीजें बताना मुझे सही लगता है, ठीक है। देखो इस गैस के बारे में स्टार कर लेना प्लीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको दम घोटू गैस बोलते हैं, इसको दम घोटू गैस बोलते हैं, और हिंदी में आप बोलोगे इसको सफोकेटिंग गैस बोलते हैं। दूसरा, इसको साइलेंट किलर गैस भी कहा जाता है, साइलेंटली मार देगी आपको, साइलेंट किलर गैस भी कहा जाता है। दम घोटू गैस पूछे तो भी आप बताओगे कार्बन मोनोऑक्साइड, सफोकेटिंग गैस पूछे तो भी, आग बुझाने वाली गैस भी बेटा CO2 ही होती है। हाँ CO2 का एक पॉइंट और रह गया, आप याद रखिएगा कि आग लगाती कौन सी गैस है, वैसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की पावर कट कौन सी गैस करती है, CO2। तो आप CO2 में एक पॉइंट और याद रखेंगे, एक पॉइंट और याद रखना कि CO2 गैस जो है वो आग बुझाने में सहायक है, इसलिए यह फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होती है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी CO2 यूज होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड से जो मैं अगला सेंटेंस आपको पढ़ाने वाली हूँ ना, अगला सेंटेंस जो बोलने वाली हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछे दम घोटू गैस किसको बोलते हैं, या सफोकेटिंग गैस किसको बोलते हैं, या साइलेंट किलर गैस किसको बोलते हैं, आप बताओगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है और कब हमें मार देता है, हमारी डेथ कर देता है, टॉक्सिक गैस होती है, बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है, कब बनता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब आप बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो जाते हो, जब आप बंद कमरे में अंगीठी मतलब हीटर वगैरह कोई चलाकर आप सो गए, अंगीठी चलाकर सो गए, अंगीठी जलाकर सो गए, तो आप सुबह मर जाओगे। क्यों मर जाओगे, जरा ध्यान से सुनो। बंद कमरे का मतलब है ऐसा रूम जिसके अंदर कोई खिड़की नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, तो आप वहां पर आप मर जाते हो। क्यों मर जाते हो, क्यों मर जाते हो, बताया था मैंने आपको बायोलॉजी में। देखो क्यों मर जाते हैं, क्योंकि कार्बन है आपका, देखिए आपने अंगीठी जलाई, अंगीठी फ्यूल, फ्यूल में आप सब जानते हैं कार्बन होता है ना, कार्बन होता है। आपने रूम बंद है, ये आपका रूम है, यहाँ पर इस रूम को आपने बंद कर लिया चारों तरफ से, आपने अंगीठी जलाई, अंगीठी के धुएं में अंगीठी जलेगी तो क्या जलेगा, वहां पर कार्बन जलेगा। जब इस कार्बन को अगर आपने बंद कमरा नहीं किया था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आपका रूम, मेरा रूम ओपन है, अगर मैं इस ओपन रूम में, मेरे एक विंडो लगी हुई है, गेट लगा हुआ है, अगर मैंने अब यहाँ पर अंगीठी जलाया, मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अंगीठी जलाऊंगी उसमें कार्बन होगा, प्लस यहाँ पर मेरे रूम में, मेरे एनवायरनमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है। जब प्रॉपर तरीके से इस कार्बन को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए कोई भी हार्मफुल गैस
नहीं होती। बट अगर मैंने इसी रूम में खिड़की विड़की बंद कर दी और ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दिया, प्रॉपर तरीके से अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन आधा हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। मैं क्या बताना चाह रही हूं कि अगर इस रूम में वेंटिलेशन है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, आप नहीं मरोगे। बट अगर इस रूम में ऑक्सीजन की कमी है तो आपका ऑक्सीजन कम और कार्बन जुड़ेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, बंद कमरा था, अंगीठी थी, अब मैं सांस लूंगी तो क्या जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक फैक्ट याद रख लो, इट इज मोस्ट सोल्यूबल गैस इन ब्लड। यह है हमारे खून में सबसे ज़्यादा घुलने वाली गैस होती है। यह हमारे खून में सबसे ज़्यादा घुलने वाली गैस है। मैंने सांस लिया, मैंने एयर लिया, एयर लेने से मेरे बॉडी में क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे खून में जाएगा, खून में जाकर मेरे हेमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ये परमानेंट पिगमेंट बना लेगा, ये एक स्थायी यौगिक बना लेगा। जुड़ना किसको चाहिए था? आप सब जानते हैं, इतना बायो पढ़ाया है। हेमोग्लोबिन किसको लेकर जाता है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। क्या बनता है? एनर्जी। मैम यहां पर जुड़ना चाहिए था ऑक्सीजन को, जुड़ गया कार्बन मोनोऑक्साइड और ये एक परमानेंट पिगमेंट बनाएगा। कौन सा? आप बताओगे कार्बोक्सी मोनोहेमोग्लोबिन, मोनोहीमोग्लोबिन बनाएगा। अब मेरी सेल्स के पास क्या जाएगा? ये पिगमेंट जाएगा। और अगर सेल्स के पास ये पिगमेंट जाएगा तो आप सब जानते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? मेरे बॉडी में कम हो गया। और जब ऑक्सीजन नहीं गई, किसका ब्रेकडाउन नहीं होगा? ग्लूकोज का। क्या नहीं बनेगी मैम? यहाँ पर ऊर्जा नहीं बनेगी। ऊर्जा मतलब एटीपी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। और नहीं रिलीज हुई तो धीरे 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 मेरे ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे? स्ट्रोक हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे। एक ऑर्गन खराब होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे? खराब। और साइलेंटली मैं सुबह उठ भी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो आप याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे कि जब एक कमरे के अंदर वेंटिलेशन है तो प्रॉपर तरीके से बाहर से ऑक्सीजन आ रही है। जब ऑक्सीजन आती है तो अंगीठी का जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बट अगर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं आई तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून में सबसे ज़्यादा सोल्यूबल गैस है, सबसे ज़्यादा सोल्यूबल गैस है। सब इजीली ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी, खुद जुड़ जाएगी हेमोग्लोबिन के साथ और हेमोग्लोबिन के साथ जुड़कर एक परमानेंट पिगमेंट बना लेगी जिसको कार्बोक्सी मोनोहेमोग्लोबिन बोलेंगे। और ये हमारी सेल्स के पास जाएगा और ऑक्सीडेशन नहीं होगा ग्लूकोज का और एनर्जी रिलीज नहीं होगी और हमारा दम घुट जाएगा, दम घुट घुट के हम मर जाएंगे। जैसे आप अगर कभी ट्रैफिक में फंसे हैं, अगर आप डीजल की गाड़ी में बैठे हैं गाड़ी ऑन है और आपने खिड़कियां बंद कर रखी हैं तो आपके गाड़ी में डीजल जल रहा है। डीजल में क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन निकलेगा। और अगर आपने गाड़ी के शीशे मिरर बंद कर रखे हैं तो अंदर किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। और आप गाड़ी के अंदर घुट घुट के आप मर जाओगे क्योंकि क्या पिगमेंट बन जाएगा आपके बॉडी में? कार्बोक्सी मोनोहेमोग्लोबिन बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर या इसीलिए इसको सफोकेटिंग गैस मतलब दम घोटू गैस बोलते हैं। तो अगर आप कभी भी ट्रैफिक में फंसे हैं, डीजल वगैरह की गाड़ी में बैठे हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने वहाँ का शीशे खोल लेने हैं, गाड़ी के शीशे खोल लेने हैं। तो ये आपका जब कार्बन को आपने ऑक्सीजन के साथ जोड़ा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आप बोलेंगे नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा? आप बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। अगला कंपाउंड कार्बन का क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म ही कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। बस आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, आज मेरा वैसे भी मूड खराब हो गया। ठीक है, चलो तो आज कल से हम क्लोरोफॉर्म से वापस स्टार्ट करेंगे, यहीं से कल से वापस पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलो, और रेस्पेक्ट देना सीखें अपने टीचर को
और अपने से बड़े लोगों को। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ कृतानंद, ये बताऊंगी एसी वाले बस में, कल बताऊंगी, डोंट वरी, कल बताऊंगी।